नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। आपका जो मैथ्स का सेशन आज यहाँ पर होने वाला था वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने हिंदी के इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हिंदी के सेशन में अभी तक हम पढ़ रहे थे अपने पाठ को, और पाठ के बाद हमने प्रश्नोत्तर यहाँ पर करने शुरू किए थे। तो प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे और उसके बाद हम आपके हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर है उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इस सेशन में होने वाला है वो है हमारे हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो हम अपने प्रश्न के उत्तर को कंटिन्यू करेंगे कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। जो मशीनी युग आया है इससे बहुत सारे कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, क्योंकि इनकी जगह मशीनों ने ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पर पहले से 3 से 4 हजार कारीगर काम किया करते थे, आज वहां 50 लोगों में सारा काम हो जाता है। आप देखेंगे किसी भी जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पर हर चीज के लिए मशीनें लगी हुई है, हर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इनके कारण कई कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है। मानो अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि मानो उनके हाथ कट गए हों, यानी कि भूख तो लगती ही है, घर का परिवार का पालन पोषण भी करना है, लेकिन काम कोई और नहीं कर सकते। और उन कारीगरों का रोजगार जो था वो अपने इन पैतृक कामों से ही चलता था, या इन छोटे मोटे काम धंधों से ही चलता था। और इसके अलावा क्योंकि उनका पैतृक काम है, जो उनके पिताजी ने किया वही उन्होंने किया, तो इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में और कुछ सीखा नहीं है। और वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला को बांटते और बढ़ाते चले आ रहे हैं। जैसे कि एक बढ़ई होता है, वो बहुत अलग अलग तरह के दरवाजे, खिड़कियां, अलग अलग तरह के मूर्तियां लकड़ी की वो बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये उनका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। और फिर उनको इतना समय भी नहीं होता कि वो किसी और चीज पर ध्यान दें और किसी और काम को करें, और वो इसी को करते हैं। और आजकल जो आप देखेंगे कि लकड़ी का काम भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। लोग जो रेडीमेड दरवाजे होते हैं वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो ऐसा काम है जो पैतृक था और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, छोटा मोटा रोजगार था, वो अब समाप्त हो गया है। और इसी के कारण इन लोगों की जो रोजी रोटी थी वो भी खत्म हो चुकी है। यानी कि उनकी मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है और उन लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो इस तरह की व्यथा की ओर संकेत किया है इस प्रश्न के द्वारा लेखक ने। अगला प्रश्न है हमारा, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह गई। कई बार क्या होता है कि जिनसे आप दिल से कनेक्टेड रहते हैं, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई नातेदार, जिससे आप जुड़े हुए रहते हैं, आपका लगाव जिससे हो जाता है, चाहे आपका कोई मित्र हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। तो जब भी कभी आप उसको उदास देखते हैं, यानी कि आपको लगता है कि यार आज इसके चेहरे पर मुझे उदासी सी क्यों नजर आ रही है, तो आप उसकी व्यथा को समझ जाते हैं कि इसके परेशान होने का रीजन क्या हो सकता है, कि ये परेशान क्यों है। तो बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी कि जो लेखक से छिपे ना रह गई। तो देखिए, लेखक पिछले 10 वर्ष पहले उनके साथ कनेक्टेड थे, उनके साथ जुड़े हुए हैं पिछले 10 वर्ष पहले से। तो उनको पता है कि बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे ये कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। और अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन में कचोटती रही, और उसके मन में इस बात की व्यथा थी
कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप यानी कि मशीनी युग आने के कारण अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके वो कारीगरी की कद्र नहीं करते कि इसमें कितनी सुंदर कारीगरी की गई है, इसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। वो कद्र करते हैं तो केवल जो दिखावटी चमक धमक है उसकी, यानी कि जहां पे ज्यादा चमक धमक दिखाई दी लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये व्यथा लेखक के सामने बिल्कुल 2 मिनट पे ही स्पष्ट हो गई जो बदलू के मन में छिपी हुई थी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? जीआईसी कलिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस दीपांशु। मैम मशीन योग के ये बदलू के पूरे व्यापार ठप हो गया और उसके यस, बहुत अच्छा प्रयास आपका। मैम वो बेरोजगार हो गया। जैसा आता है वैसा बोलिए। वेरी गुड दीपांशु, कोशिश कीजिए बच्चा। व्यवसाय बंद हो गया, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मशीनी युग जब आया तो बदलू के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया कि लोगों ने कांच की चूड़ियों को पसंद करना शुरू कर दिया, यानी कि वो कांच की चमक दमक उनको ज्यादा अच्छी लगी लाख की चूड़ियों के आगे। और क्या हुआ कि इससे जब उसका व्यवसाय बिल्कुल कम चलने लगा, लोग उसकी चूड़ियां नहीं खरीदने लगे, तो उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठप हो गया, बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। यानी कि क्योंकि बहुत उसका पैतृक ये एक व्यवसाय था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, उसने अपने पिताजी से सीखा था, काफी उम्र उसको हो गई थी ये सब काम करते करते। तो इसके अलावा उसने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं था, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो उस काम के अलावा कुछ और कर पाए। तो अब उसके परिवार का पालन पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था और साथ ही साथ अब उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर, उसके माथे पर नसें उभर कर आ गई थी और वो बीमार रहने लगा था, क्योंकि परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था, तो गाय पालना तो बहुत दूर की बात थी। तो इस कारण उसको अपने परिवार की, अपने घर की जो एक सदस्य थी, वो उसकी गाय जो उसको दूध दही दिया करती थी, आज वो गाय भी उसको बेचनी पड़ गई है। तो इस तरह उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वेरी गुड, बैठ जाइए। और अगला है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? लाख जो है वो सबसे ज्यादा भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बहुत बहुत ज्यादा पहना जाता है या कहे तो मिलता है। और दूसरा, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियां बनाई जाती है, सजावट के सामान बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे प्रश्नोत्तर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यस, वेरी गुड। पहला चैप्टर कंप्लीट सबका। ध्वनि, क्योंकि हमने यहाँ से आप लोगों को भावार्थ, कविता और प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ सारी चीजें क्लियर कराई हैं। इसके बाद आपका आज हमारा पाठ 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। तो हमारे हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला पाठ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है भाषा और व्याकरण। भाषा, पूरा अगर हम इसको लिखें तो भाषा के अंतर्गत आती है बोली, लिपि, व्याकरण। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। नोट डाउन करेंगे, फेयर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमने भाषा की यहाँ पर बात की है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है भाषा, बोली और लिपि तथा व्याकरण।
तो भाषा की बात यहाँ पर हमने की है, उसके बाद बोली, उसके बाद लिपि तथा व्याकरण। तो देखिए, हम मनुष्य जो है वो किस तरह का प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक यानी कि वो समाज में रहता है, लोगों के बीच रहता है, अपने पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार सभी के संपर्क में रहता है। जैसे कि आप स्कूल आते हैं तो यहाँ पे भी आपके मित्र होते हैं, अध्यापक होते हैं और बहुत सारे आप आते जाते रास्ते में लोगों से मिलते हैं। तो एक हमारा जो हम इंसान जो है बिना समाज के यानी कि बिना हम लोगों से मिले जुले हमारा काम बनता ही नहीं है। हम सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के ही हमारा सारा काम होगा। तो देखिए, समाज में जब हम रहते हैं तो हमें अपने मन के भाव और विचार दूसरों को भी बताने होते हैं। यानी कि अगर मुझे अपने मित्र से कुछ बात कहनी है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना उस बात को। तो क्या होता है कि अपनी बात को बताने के लिए अगर आपको अपने फ्रेंड को कुछ कहना है, अपने टीचर से कुछ कहना है, तो आपको बात करनी पड़ेगी ना बात। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें किसी से बात करनी होती है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर भाषा ना हो तो क्या हो? अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा? अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, किसी और की बात को सुन या समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिख लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति में, भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि विचारों का आदान प्रदान केवल क्या हम भाषा, अब भाषा हमने कह दिया, तो भाषा के रूप कितने हैं? किस किस तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? कौन कौन से तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? भाषा के रूप अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपी में फटाफट। हिंदी व्याकरण की कॉपी के पहले पेज में लिखेंगे। और मैं देख रही हूँ काफी बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, या तो उन्हें बहुत ज्यादा आता है या फिर वो करना नहीं चाहते। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो हमने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हमने कहा कि भाषा के रूप, तो किस किस तरह से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? कोई हैंड रेज करके बताएगा फटाफट। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी बात को, यस जीआईसी हिंडोला खाल, वेरी गुड बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम बोलकर, वेरी गुड। लिखकर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही बताया। बोलकर और लिखकर, यानी कि हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा
और लिखित भाषा। मौखिक यानी कि जहां पर हम बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित यानी कि जहां पर हम लिखकर व्यक्त करते हैं। वेरी गुड। आपका नाम बच्चे? मेघा। यस मेघा, वेरी गुड। तो हमने कहा भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं? अभी अभी हमें मेघा ने बताया। कौन कौन से तरीके से हम अपने बातों को व्यक्त करते हैं? मौखिक यानी कि जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं, मौखिक। और दूसरा लिखित, जब हम लिखकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप। देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में अब मैं आपको एक पंक्ति बताती हूं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। कैसे हम उसको जानेंगे कि ये मौखिक भाषा है? ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि ये मौखिक भाषा है? अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि अगले शनिवार से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी और सभी छात्रों ने इस बात को सुना। सभी छात्रों ने इस बात को क्या किया? सुना। तो दो शब्द यहां पर आए, बताया और सुना। ठीक है, आगे छात्रों ने घर आकर अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना। ठीक है, बच्चों ने अपने माता पिता को बताया इस बात को और माता पिता ने उनकी बात को ध्यान से सुना। ठीक है, तो माता पिता ने अपनी उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना। तो अब कैसे आप यहां पर बता सकते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा क्या होती है? हमने कहा जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं, तो इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा या मौखिक रूप कह सकते हैं या मौखिक भाषा कह सकते हैं। तो हमने कहा कि बताना और सुनना। ठीक है, बात को बताना और सुनना। तो देखिए हमने कहा कि अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि अगले शनिवार से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी और आपने अपने घर जाकर पेरेंट्स को बताया इस बात को और आपके पेरेंट्स ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, तो जहां पर अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, मौखिक भाषा यानी कि अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, ये क्या होता है? और यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, यही क्या है? भाषा का मौखिक रूप है, जहां पर आप अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप माइक उठाएंगे, फटाफट मुझसे कहेंगे। तो ये, और मैं आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तो ये है, हम यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं?
मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यहां से बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा। और साथ ही साथ देखिए, एक तो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बातें, अपने विचार बोलकर व्यक्त कर रही हूं, और दूसरा आप देख सकते हैं साथ ही साथ हमने कहा लिखित भाषा, हमने कहा लिखित भाषा, लिखित भाषा। तो अब आप क्लियर हो गए कि लिखित भाषा क्या होती है। जहां पर हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा, जहां पर हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं वो हमारी लिखित भाषा। ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे कोई प्रश्न करूं और आपने माइक उठाकर उसका जवाब दिया, ठीक है, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। अगर मैं यहां आपकी टीवी स्क्रीन पर कोई प्रश्न पत्र आपको दे रही हूं और आप लिखकर उस प्रश्न पत्र का उत्तर मुझे दे रहे हैं, तो वो आपकी लिखित भाषा। ठीक है, और दूसरा, जैसे मैं आपको यहाँ पर भाषा के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूं, तो भाषा के लिए पहले मैं आपसे बोल रही हूं, आप उसको लिख रहे हैं, तो मैं जो बोल रही हूं वो मौखिक भाषा, और आप जो नोट डाउन कर रहे हैं स्क्रीन से, लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, साथ के साथ लिख भी रहे हैं, तो हम यहाँ पर दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक भी और लिखित भाषा भी। ठीक है, तो लिखित भाषा यानी कि जब हम अपने बात या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। केवल और केवल परिभाषा मैंने आपको यहां पर बताई। अब आप उदाहरण मुझे देंगे मौखिक भाषा के अलग और लिखित भाषा के अलग। चलिए फटाफट, कौन देगा उदाहरण? मौखिक भाषा के उदाहरण और लिखित भाषा के उदाहरण। मौखिक भाषा से आप क्या क्या चीजें सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं अपने आसपास, और लिखित भाषा में क्या क्या चीजें आप अपने आसपास देखते हैं। उदाहरण भी लिखेंगे इसके आगे, खुद से लिखेंगे उदाहरण। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे मौखिक भाषा के अलग और लिखित भाषा के अलग। ठीक है, मौखिक भाषा कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है, लिखित भाषा कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है, नोट डाउन करेंगे। ये आपके होमवर्क है, दोनों के उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर अपना पाठ 2 कंप्लीट किया, उसके प्रश्नोत्तर किए, और साथ ही अपने हिंदी व्याकरण के प्रथम अध्याय को प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो होमवर्क दिया है आप इसको घर पर जरूर करेंगे, और आपका जो पाठ है उसको आप उसके सारांश को आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर आप कॉपी में लिखेंगे, और ये हिंदी व्याकरण की भी आप एक अलग से नोटबुक बनाएंगे। दूसरी नोटबुक आपकी जो हिंदी लिटरेचर की अलग होगी और हिंदी लैंग्वेज की अलग नोटबुक होगी, यानी कि दोनों को आप अलग अलग कॉपियों में लिखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है हिंदी व्याकरण का, यहाँ पर हमने शुरू किया है, इसे ही कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।